हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एससी मदान फ्रॉम चंडीगढ़ स्कूल ऑफ बैंकिंग। बैंक रिकवरी एजेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत आज हम डिस्कस करेंगे लोन डॉक्यूमेंट्स, लोन डॉक्यूमेंटेशन। एज यू नो कि बैंक्स के जो ट्रेडिशनल जो फंक्शन हैं, ट्रेडिशनल फंक्शन जो है, नंबर 1 टू एक्सेप्ट डिपॉजिट। बैंक जो है पब्लिक से डिपॉजिट जो है एक्सेप्ट करता है। किसके लिए? टू गिव लोन्स, जिनको आवश्यकता है बिजनेस के लिए या पर्सनल नीड्स के लिए, उनको वो लोन्स के रूप में देता है। या टू इन्वेस्ट, अगर या फॉर इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्ट या फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर लोन नहीं जा रहा है तो बकाया अमाउंट वो इन्वेस्टमेंट में या स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट भी है सीआरआर और एसएलआर के रूप में बैंक को जो है सिक्योरिटीज के अंदर या रिजर्व बैंक के पास डिपॉजिट का कुछ हिस्सा जो है अबाउट 25%, मैक्सिमम 25% जो है रखना पड़ता है। यानी बैंक जो है डिपॉजिट्स का 75%, 70 से 75% जो है लोन के रूप में दे सकता है। तो बैंक लोन देते वक्त कई चीज़ों का ध्यान जो है रखता है। उसका प्राइम जो एम है वो है कि लोन की वापसी जो है एज पर लोन टर्म्स एंड कंडीशन हो। इसके लिए बैंक जो है सिक्योरिटी, लोन के अगेंस्ट सिक्योरिटी जो है कुछ रखता है। सिक्योरिटी जैसे कि पहले डिस्कस कर चुके हैं, प्राइमरी सिक्योरिटी या कोलेटरल। तो सिक्योरिटी जैसे लोन के लिए इंपॉर्टेंट है उसकी सेफ्टी के लिए, तो डॉक्यूमेंटेशन जो है ये अनदर एरिया है जो लोन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट्स आर ए वाइटल एरिया। डॉक्यूमेंट्स जो हैं, डॉक्यूमेंट्स आर वाइटल यानी इंपॉर्टेंट, वाइटल एरिया फॉर क्रेडिट पोर्टफोलियो, फॉर क्रेडिट पोर्टफोलियो, यानी लोन्स के लिए क्रेडिट पोर्टफोलियो, लोन विभाग के लिए, लोन सब विभाग के लिए डॉक्यूमेंट्स जो हैं सिक्योरिटी की तरह इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देखेंगे डॉक्यूमेंट्स लेने के पर्पज क्या है, किस लिए बैंक जो है डॉक्यूमेंट्स लेता है। जो फर्स्ट है टू सेट आउट या फिक्स टर्म्स, लोन टर्म्स एंड कंडीशंस बिटवीन बैंक एंड बोरोवर, बैंक एंड बोरोवर। किन शर्तों पर दिया जा रहा है? ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये जो शर्तें हैं, नियम और शर्तें हैं, उनको फिक्स करना, ताकि बाद में अगर केस लगाया जाता है कोर्ट में तो उससे जो है बोरोवर मुकर ना सके। दूसरा, टू आइडेंटिफाई द कस्टमर, या बोरोवर, कस्टमर या बोरोवर, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के लिए आप देखेंगे जो बैंक का मेन लोन एग्रीमेंट है उसके ऊपर बकायदा जो की एग्जीक्यूट करता है डॉक्यूमेंट्स, बोरोवर जो है, अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में, अगर प्रोपराइटर तो एज ए सोल प्रोपराइटर, अगर फर्म है तो जो पार्टनर अथोराइज्ड है वो, या कंपनी जिसको ऑथराइज करती है, उनके बकायदा फोटो जो है उस एग्रीमेंट के ऊपर सेल्फ अटेस्टेड फोटो जो है पेस्ट किए जाते हैं ताकि आइडेंटिफिकेशन रहे। नेक्स्ट जो है टू आइडेंटिफाई द सिक्योरिटी,
सिक्योरिटीज मैंने पहले बताया है आपको, प्राइमरी जो बैंक के लोन से क्रिएट होती है, और कोलेट्रल इन एडिशन टू दैट अगर कोई सिक्योरिटी बैंक डिमांड करता है लोन के लिए तो वो कोलेट्रल। तो बकायदा लोन एग्रीमेंट के अंदर शेड्यूल हैं, सूचियां बनी हुई है, तो जो सिक्योरिटीज की शेड्यूल होगा उसके अंदर सिक्योरिटी चाहे वो प्राइमरी है या कोलेट्रल है उसकी फुल डिटेल जो है दिखाई जाती है। तो फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटीज। तीसरा है टू कैलकुलेट लिमिटेशन पीरियड। जो लोन डॉक्यूमेंट्स हैं, लोन एग्रीमेंट है, वो ताउम्र जो है ताउम्र के लिए नहीं होते, यानी परपेचुअल सक्सेशन नहीं है, उनका कुछ लिमिटेशन पीरियड है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए मोस्टली जो एग्रीमेंट है उनका जो लिमिटेशन पीरियड है वो 3 साल है। तो डॉक्यूमेंट्स इसलिए भी लिए जाते हैं कि लिमिटेशन पीरियड जो है कैलकुलेट किया जा सके। अगर डॉक्यूमेंट्स लिमिटेशन पीरियड के विद इन रिवाइव नहीं करवाया जा सकते या फ्रेश नहीं या एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट्स नहीं करवाया जाता तो कोर्ट में केस लगाना जो है, कोर्ट जो है उस डॉक्यूमेंट्स को केस के लिए एडमिट ही नहीं करेगी। तो इसलिए लिमिटेशन पीरियड जो है कैलकुलेट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स जो है लिए जाते हैं। नेक्स्ट 5th है टू प्रोसीड टू इनेबल टू रिजोर्ट टू इनेबल टू रिजोर्ट टू लीगल प्रोसीडिंग, लीगल रेमेडीज इन केस ऑफ डिफॉल्ट, इन केस ऑफ नीड। अगर बोरोवर डिफॉल्ट करता है तो बैंक के पास कोर्ट में जाने के लिए डॉक्यूमेंट्स जो हैं बहुत ही वाइटल है। तो ये पर्पज से लोन डॉक्यूमेंट्स किस लिए ले जाते हैं? एक तो टर्म्स एंड कंडीशन लोन डॉक्यूमेंट्स के अंदर दी हुई होती हैं, बोरोवर और बैंक के बीच में जो टर्म्स एंड कंडीशन है लोन की वो फिक्स होती हैं। कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं। सिक्योरिटीज लोन के अगेंस्ट क्या सिक्योरिटीज है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं। लिमिटेशन पीरियड, डॉक्यूमेंट्स की जो एग्जीक्यूशन डेट है, जिस डेट को डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट किए गए हैं उस डेट से 3 साल तक जो है डॉक्यूमेंट्स वैलिड है, यानी लाइव रह सकता है। तो उससे पहले बैंक को वो डॉक्यूमेंट्स जो है रिवाइव करवाने होते हैं। तो लिमिटेशन पीरियड कैलकुलेट करने के लिए। और 5th है अगर जरूरत पड़े, अगर बोरोवर डिफॉल्ट करता है बैंक को जरूरत पड़े तो कोर्ट में केस भी लगाया जा सकता है, उसके लिए भी डॉक्यूमेंटेशन जो है मस्ट। अब ये तो थे पर्पज। नेक्स्ट है बैंक में डॉक्यूमेंट्स जो हैं मोस्टली कौन से लोन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है जनरली लिए जाते हैं। मेन डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? नंबर 1 डिमांड प्रोमिसरी नोट, डिमांड सेकेंड है एग्रीमेंट्स, थर्ड है सर्टेन फॉर्म्स जो एग्रीमेंट्स तो नहीं है लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है डिमांड प्रोमिसरी नोट। अगर लोन जहां रीपेमेंट पीरियड स्पेसिफाई नहीं है या कोई टाइम पीरियड रीपेमेंट के लिए स्पेसिफाई नहीं है या लोन जो है रीपेबल ऑन डिमांड है, जनरली वर्किंग कैपिटल के लिए जो लोन दिए जाते हैं, वर्किंग कैपिटल लिमिट्स
या ओवरड्राफ्ट या बिल्स परचेज या एक्सपोर्ट के लिए प्री शिपमेंट या पोस्ट शिपमेंट। ये जो लोन जो दिए जाते हैं जनरली वर्किंग कैपिटल, ये पेबल ऑन डिमांड है। बैंक जब चाहे कस्टमर को पे करने के लिए कह सकता है। तो इनके लिए जो मेन जो डॉक्यूमेंट्स लिया जाता है वो है डिमांड प्रोमिजरी नोट। डिमांड प्रोमिजरी नोट क्या है? बोरोवर जो है बैंक को प्रॉमिस करता है कि इस डेट से, डिमांड प्रोमिजरी नोट पे बकायदा प्लेस और डेट कहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है और किस डेट को एग्जीक्यूट हुआ, और डेट लिखी होती है। आई बोरोवर का नाम या उसकी कैपेसिटी, आई सो एंड सो या एबीसी पार्टनर ऑफ, अगर पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनर ऑफ मैसर सो एंड सो प्रॉमिस टू पे, बैंक का नाम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जहां से उसने लोन लिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ऑर्डर ए सम ऑफ रुपीज, वर्डिंग में भी और फिगर में भी, विद रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस रेट पे लिया गया है और उसका रेस्ट क्या है, यानी कंपाउंडिंग उसका क्या है, मंथली कंपाउंडिंग है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है, जो भी है वो लिखा होता है विद रेस्ट। तो ये जो है, और बकायदा स्टैम्प प्रॉमिस। डिमांड प्रोमिजरी नोट में क्या है? एक तो प्रॉमिस टू पे, प्रॉमिस टू पे loans amount along with interest। बरोबर जो है बैंक को प्रॉमिस करता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट तय हुआ है उसके साथ मैं जो है प्रिंसिपल आपका वापस करूंगा। सेकंड है इट शुड बी स्टैम्प्ड। कोई भी जो एग्रीमेंट या डीपी नोट है या कोई भी एग्रीमेंट हम डिस्कस करेंगे आगे, ये प्रॉपरली स्टैम्प्ड होने चाहिए। डीपी नोट के केस में थ्रू आउट द कंट्री एक ही स्टैंप ड्यूटी है। डीपी नोट के केस में थ्रू आउट इंडिया एक ही स्टैंप ड्यूटी है, हर एक स्टेट के अंदर वही स्टैंप ड्यूटी है, तो ये जो है स्टैंप्ड होना चाहिए। तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट है, अगर डीपी नोट एग्जीक्यूशन के टाइम पे या उससे पहले स्टैंप्ड नहीं है, अगर डीपी नोट जो भी उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी लगनी है वो स्टैंपित नहीं है, तो वो जो है कोर्ट उसको एडमिट नहीं करेगी केस। अगर बैंक केस लगाता है तो कोर्ट उसको एडमिट नहीं करेगी, इवन पेनल्टी दे के भी ये जो डिफॉल्ट है यानी अनस्टैम्प्ड होना या अंडरस्टैम्प्ड होना वो जो है कोर्ट माफ नहीं करेगी। यानी नो एक्सक्यूज इफ द डीपी नोट is unstamped or understamped। इस फॉल्ट को जो है नो एक्सक्यूज ऑफ फॉल्ट इफ द डीपी नोट इज अनस्टैम्प्ड और अंडरस्टैम्प्ड। तो ये तो था डीपी नोट के विषय में। तो एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ड्यूली फिल्ड इन, कोई भी कॉलम जो है ब्लैंक नहीं छोड़ना है। अमाउंट इन वर्ड्स, अमाउंट इन फिगर, बोरोवर्स नेम, बोरोवर्स अथॉरिटी, बैंक का नाम जिससे लोन लिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और उसकी जो है कंपाउंडिंग की पीरियोडिसिटी, ये सब जो है हमें लिखने हैं। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स था वो है एग्रीमेंट।
नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स बैंक जो लेते हैं वो है एग्रीमेंट्स। एग्रीमेंट्स जनरल यानी जनरल एग्रीमेंट्स, आप किस प्रकार का लोन दे रहे हैं उसके हिसाब से। अगर हाउसिंग लोन दे रहे हैं तो हाउसिंग लोन के जो है डॉक्यूमेंट्स, अगर आप कार लोन दे रहे हैं तो कार लोन के लिए क्या एग्रीमेंट लगेगा, अगर आप वर्किंग कैपिटल दे रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल के लिए क्या एग्रीमेंट लगेंगे, और अगर कोई किसी मशीनरी वगैरह परचेज या फिक्स्ड एसेट्स के लिए तो आपको जो एग्रीमेंट होगा उसको जनरल एग्रीमेंट। दूसरे होते हैं सिक्योरिटी चार्ज, जो सिक्योरिटी बैंक के पास रखी जाती है उसको चार्ज करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं, जैसे एग्रीमेंट फॉर हाइपोथिकेशन, एग्रीमेंट फॉर हाइपोथिकेशन। अगर मूवेबल एसेट्स के अगेंस्ट लोन दिया गया है जैसे स्टॉक वगैरह, तो हम क्या लेंगे, हाइपोथिकेशन का चार्ज क्रिएट करने के लिए एग्रीमेंट फॉर हाइपोथिकेशन। एग्रीमेंट फॉर प्लेज, एग्रीमेंट फॉर प्लेज, अगर प्लेज के अगेंस्ट लोन दिया गया या स्टॉक्स जो है या जिस चीज़ के अगेंस्ट लोन दिया गया है वो प्राइमरी सिक्योरिटी बैंक के पोजीशन में रहती है तो प्लेज का एग्रीमेंट लेंगे। अगर लोन इमूवेबल सिक्योरिटी के अगेंस्ट दिया गया है, ये तो है मूवेबल, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हाइपोथिकेशन और प्लेज के जो चार्ज हैं वो मूवेबल एसेट्स पर हो सकते हैं। अगर लोन इमूवेबल सिक्योरिटी के अगेंस्ट दिया गया है तो क्या होगा, मॉर्टगेज डीड, मॉर्टगेज डीड। तो क्या होगा चार्ज, मॉर्टगेज डीड, जो रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस के पास, रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस के पास बैंक का चार्ज जो है रजिस्टर्ड करवाना होता है विद इन 4 मंथ्स, विद इन 4 मंथ्स, 4 महीने के अंदर अंदर रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस के पास बैंक का चार्ज जो है रजिस्टर्ड करवाना होता है। तो कुछ तो जनरल है जैसे लोन एग्रीमेंट, डिफरेंट एक्टिविटी के लिए डिफरेंट लोन के लिए डिफरेंट एग्रीमेंट्स होते हैं। कुछ सिक्योरिटी पर चार्ज क्रिएट करने के हैं। तो ये तो थे मेन जो है एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट के लिए भी एग्रीमेंट्स भी जो है प्रॉपरली स्टैम्प्ड, एग्रीमेंट जो है प्रॉपरली या एडिक्वेटली, प्रॉपरली या एडिक्वेटली स्टैम्प्ड। हर एक स्टेट की अलग अलग स्टैम्प ड्यूटीज हैं, डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट स्टैम्प ड्यूटी है। तो जिस स्टेट में डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट किया जा रहा है उस स्टेट की जो एग्रीमेंट की स्टैम्प ड्यूटी है उसके अनुसार जो है प्रॉपरली एडिक्वेटली स्टैम्प्ड होना चाहिए। दूसरा है प्रॉपरली फिल्ड इन। कोई भी कॉलम जो है एग्रीमेंट का ब्लैंक नहीं रहना चाहिए। कल को अगर कोई कॉलम ब्लैंक है तो कोर्ट में बैंक जो है केस जो है एडमिट नहीं करवा पाएगा या कोर्ट उस केस को डिसमिस भी कर सकती है अगेंस्ट द बैंक। दूसरा, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है लोन्स की वो प्रॉपरली जो है मेंशन होनी चाहिए। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पैनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सिक्योरिटीज की डिटेल है, रिपेमेंट शेड्यूल है, ये प्रॉपरली जो है मेंशन
होने चाहिए। या मार्जिन है, कितना मार्जिन होगा सिक्योरिटी के अगेंस्ट, क्या मार्जिन होगा, वो भी जो है प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए। तीसरे जो थे वो है डिफरेंट फॉर्म्स। हालांकि ना तो डीपी नोट है और ना ही एग्रीमेंट है, लेकिन बैंक के लिए या लोन के लिए इक्वली जो है इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए केवाईसी तो है ही है, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स तो आइडेंटिफिकेशन के लिए लेने ही लेने हैं। मान लीजिए आप बोरोवर को आपने कोई लिमिट दी है, वर्किंग कैपिटल लिमिट, जिस शॉप के अंदर वो दुकान कर रहा है वो रेंट पे है, रेंटेड शॉप है। रेंटेड शॉप पर तो बैंक जो है लैंडलॉर्ड से एक अंडरटेकिंग लेता है कि बैंक जब चाहे इस शॉप के अंदर आ सकता है। बैंक का कोई भी अधिकारी या बैंक का फील्ड ऑफिसर या बैंक का कोई उच्च अधिकारी जब चाहे स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए इस शॉप के अंदर आ जा सकता है, तो लैंडलॉर्ड को इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। या ये जो स्टॉक रखा है इस पर जो फर्स्ट चार्ज है वो बैंक का है। तो इस तरह के कई हैं। मान लीजिए माइनर गार्डियन को लोन देना है माइनर के बेनिफिट के लिए, तो गार्डियन से जो अंडरटेकिंग ली जाएगी वो भी फॉर्म है, हालांकि वो एग्रीमेंट नहीं है। तो इस तरह के जो फॉर्म हैं वो जो है, तो अब आपने देखा डिफरेंस जो लोन डॉक्यूमेंट्स थे, डीपी नोट, डिमांड प्रोमिसरी नोट, एग्रीमेंट्स और फॉर्म्स, ये तीन तरह के जो हैं डॉक्यूमेंट्स जो है बैंक लेता है। डीपी नोट जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है। एग्रीमेंट जो है डिफरेंट, हाइपोथिकेशन जो है सरफेसी के अंदर, प्लेज जो है इंडियन प्रोटेक्ट एक्ट के अंदर, मोर्टगेज जो है ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी एक्ट के अंदर। तो इसके अलावा जो है बैंक को जब डॉक्यूमेंट्स लेता है तो कुछ फॉर्मेलिटी जो है पूरी करनी होती है, या बैंक को जो है डॉक्यूमेंट्स लेते वक्त कई सावधानियां जो हैं लेनी होती हैं। तो वो क्या है? एक तो फर्स्ट है टू टेक correct set of documents डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए, डिफरेंट सेगमेंट के लिए, डिफरेंट तरह के जो है एग्रीमेंट जो हैं या फॉर्म जो हैं वो लिए जाते हैं। तो हमें जो है जो करेक्ट सेट है उसको सिलेक्ट करना है। कार लोन के लिए कार लोन के डॉक्यूमेंट्स या एग्रीमेंट, हाउसिंग लोन के लिए हाउसिंग लोन के एग्रीमेंट, वर्किंग कैपिटल के लिए वर्किंग कैपिटल के एग्रीमेंट। तो करेक्ट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है उसको सिलेक्ट करना मस्ट है, अदरवाइज कोर्ट के अंदर केस जो है एडमिट नहीं हो पाएगा। नंबर 2, स्टैंपिंग। जैसे कि ऑलरेडी डिस्कस किया है कि एग्रीमेंट जो है प्रॉपरली और एडिक्वेटली स्टैम्प एडिक्वेटली स्टैम्प जो है होने चाहिए। अगर जैसे कि पहले डिस्कस कर चुके हैं कि डिफरेंट स्टेट्स की, जिस स्टेट में जो एग्जीक्यूट किया जा रहा है उस स्टेट की क्या स्टैंप ड्यूटी है उस एग्रीमेंट के लिए, उतनी स्टैंप ड्यूटी का जो है डॉक्यूमेंट स्टैंप पेपर जो है वो परचेज करना चाहिए। स्टैंपिंग का मतलब है कि डॉक्यूमेंट जो एग्जीक्यूट होना है, या तो स्टैंप जो है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन मीन जब बरोवर साइन करता है उस पर, और
बिफोर। डॉक्यूमेंट्स पे जो स्टैंपिंग है वो या तो एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, या उस डेट पे, एट द टाइम ऑफ या एग्जीक्यूशन डेट, या उससे पहले। मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स जो है बॉरोवर एक आज 3 जून है, 3 जून को डॉक्यूमेंट साइन कर रहा है, तो स्टैंप जो है स्टैंप पेपर या तो 3 जून को खरीदे जाने चाहिए या उससे पहले। डॉक्यूमेंट्स जो है स्टैंप जो पेपर जो 6 महीने के लिए वैलिड है, तो यानी बॉरोवर के साइन करने से पहले के स्टैंप पेपर जो है होने चाहिए। अगर साइन करने के बाद के स्टैंप पेपर है या डेट उस पर 3 जून पड़ी है और स्टैंप आप खरीद रहे हो 6 जून को, तो वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगा। दूसरा क्या है, और जैसे कि पहले बताया था, अगर स्टैंप नहीं है तो ये कोर्ट की मर्जी है कि वो केस एडमिट करे या ना करे, लेकिन जनरली अंडर स्टैम्प या अनस्टैम्प डॉक्यूमेंट्स पे पेनल्टी जो एग्रीमेंट है पेनल्टी लगा के केस जो है एडमिट कर सकती है। लेकिन डीपी नोट के संदर्भ में ऐसा नहीं है। डीपी नोट अगर स्टैम्प नहीं है तो वो केस एडमिट नहीं हो सकता। नेक्स्ट था फिलिंग द डॉक्यूमेंट्स। फिलिंग डॉक्यूमेंट्स फिल करते हुए कोई भी कॉलम जो है, नो कॉलम शुड बी लेफ्ट ब्लैंक। नो कॉलम शुड बी लेफ्ट ब्लैंक। कोई भी कॉलम जो है खाली नहीं छोड़ना है। नो कटिंग, ओवरराइटिंग। अगर कटिंग या ओवरराइटिंग होती है तो दैट शुड बी ऑथेंटिकेटेड। ऑथेंटिकेटेड बाय द बोरोवर। आप बोरोवर के वहां पे कटिंग या ओवरराइटिंग पे साइन करवाइए ताकि पता चले कि ये उसकी प्रेजेंस के अंदर हुआ। डॉक्यूमेंट्स फिलिंग करते हुए should be filled in one sitting। एक ही बार बैठ के, यानी कि 2 पेज आज कर लिए, 2 कल, 2 परसों। नो, should be filled in one sitting। should be filled in one sitting with same handwriting। सेम हैंडराइटिंग। डॉक्यूमेंट्स जो है एक ही हैंडराइटिंग से फिलअप किए जाने चाहिए। वन सिटिंग, सेम हैंडराइटिंग विद सेम पेन, विद सेम इंक। तो नो कॉलम शुड बी लेफ्ट ब्लैंक। कटिंग या ओवरराइटिंग है दैट मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड बाय द बोरोवर। या डॉक्यूमेंट जो है एक ही सिटिंग के अंदर सेम हैंडराइटिंग से और सेम इंक के अंदर जो है फिलअप किए जाने चाहिए। नेक्स्ट है नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मीन्स साइंड बाय द बोरोवर। एग्जीक्यूशन मीन्स बोरोवर को है डॉक्यूमेंट्स जो है साइन जब करता है, साइनिंग बाय
साइन करने से पहले बोरोवर को आपने डॉक्यूमेंट्स में क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो जो है आपको उसको पढ़ के बतानी है, ताकि कल को वो ये ना कोर्ट में ये ना प्रूव कर सके कि मेरे को तो बताया नहीं गया कि लोन किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे दिया गया था। तो इसके लिए आप एक अलग से लेटर ऑफ अरेंजमेंट जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है उसकी एक कॉपी जो है उसको अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट आप दीजिए। तो एग्जीक्यूशन में अगर लोन माइनर के बेनिफिट के लिए दिया गया है तो डॉक्यूमेंट्स कौन एग्जीक्यूट करेगा, कौन साइन करेगा? जो गार्डियन है। अगर कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड है तो वो, अगर नेचुरल गार्डियन है तो नेचुरल गार्डियन। और डॉक्यूमेंट शुड बी साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ बैंक ऑफिशियल्स। बैंक ऑफिशियल्स के प्रेजेंस के अंदर, यानी बैंक ऑफिशियल जो है उसको दे आप घर से साइन करके लाइए, नो इन द प्रेजेंस ऑफ बैंक ऑफिशियल्स। तो ये जो थे नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन। एग्जीक्यूशन हो गया, इसके बाद रजिस्ट्रेशन। अगर लोन जो है इमूवेबल एसेट्स के अगेंस्ट दिया गया है, अगर लोन जो है इज सिक्योर्ड बाई इमूवेबल एसेट्स यानी लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, तो रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस के पास सिंपल मॉर्गेज जो है विद रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस विद इन 4 months, विद इन 4 months जो मॉर्गेज डीड जो है, मॉर्गेज डीड जो है रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस के पास विद इन 4 months जो है, ताकि बैंक का उस पर प्रेयर चार्ज रहे। अगर आप 4 months में उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाते हैं या बोरोवर जो है उसके अगेंस्ट किसी और से लोन ले लेता है तो बैंक का ये चार्ज जो है प्रेयर नहीं रहेगा, सेकंड चार्ज बन जाएगा। तो विद इन 4 months जो है रजिस्ट्रार के पास ये मॉर्गेज डीड जो है रजिस्टर्ड करवानी होती है। दूसरा है आरओसी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जो है अगर लोन कंपनी को दिया जाता है तो बैंक का चार्ज जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास विद इन 30 days ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ लोन या एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बैंक का अपना चार्ज जो है उस पर नोट कराना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थे डॉक्यूमेंट्स के विषय में। दूसरा, हाँ यस, लिमिटेशन पीरियड यानी रिवाइवल ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज पर लिमिटेशन एक्ट। कोई भी एग्रीमेंट मॉर्गेज डीड को छोड़ के कोई भी एग्रीमेंट जो है 3 साल की वैलिडिटी है। वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट्स कितनी है? वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट्स जो है 3 years है फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। तो डॉक्यूमेंट्स को रिवाइव रखने के लिए, लाइव रखने के लिए, अलाइव रखने के लिए बैंक को क्या चाहिए कि लिमिटेशन पीरियड खत्म होने से पहले डॉक्यूमेंट्स को जो है या तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट्स हो जाए या रिवाइवल, या तो रिवाइवल लेटर हो जाए
रिवाइवल लेटर ऑब्टेन करें या एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट्स। एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट्स। अदरवाइज जो टाइम बार डॉक्यूमेंट्स हैं या जिनकी वैलिडिटी समाप्त हो चुकी है उसके अगेंस्ट या उसके सपोर्ट पे हम कोर्ट में केस जो है फाइल नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, मॉर्टगेज अगर सूट फाइल करना है तो उसकी जो वैलिडिटी है क्रिएशन ऑफ मॉर्टगेज से, अगर डॉक्यूमेंट्स टाइम बार भी हो, एग्रीमेंट टाइम बार भी हो सकते हैं, तो मॉर्टगेज सूट जो है क्रिएशन ऑफ मॉर्टगेज से 12 इयर्स, इसकी वैलिडिटी जो है 12 इयर्स है। अगर मॉर्टगेज सूट फाइल करना है तो मॉर्टगेज डीड की क्रिएशन से 12 साल के अंदर अंदर हम जो है मॉर्टगेज सूट जो है फाइल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था लोन डॉक्यूमेंट्स के विषय में हमारा आज का वीडियो लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे देखेंगे। अगर कोई भी क्वेरीज हैं तो आप जो है व्हाट्सएप के थ्रू जो है पूछ सकते हैं। थैंक यू।